जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है। ये इतलात इस वक्त जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि जस्टिस याया आफरीदी, जिनका प्रोफाइल इस वक्त हमने आपको बताया, उनके हवाले से खबर आ रही है एहसन इकबाल साहब को कोट करके कि जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद करने की उस कमेटी ने मंजूरी दे दी है जिसकी आईनी तरमीम के तहत जिसे ये इख्तियार मिला था। ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा हमारे साथ। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आप कमेटी के रुकन हैं। ज़ाहिर है पहले तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश की गई, वो नहीं आए, मगर उसके बाद भी इजलास लंबा चला है। ये मुत्तफिका फैसला है, JUI ने इख्तिलाफ किया है, क्या हुआ है? 2/3 जो प्रेसिडेंट थे उसमें से 2/3 ने जो है फैसला किया है या फिर सब क्या जो है डिलिब्रेशन जो है लंबी हुई है, बड़ी तफसील के साथ जो है डिस्कशन हुई है। सारी जो पार्टी प्रेजेंट थी, PTI के बाकी सारी पार्टी प्रेजेंट थी, तो उन्होंने जो है वो यही फैसला किया फाइनली। लेकिन बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। सब जो डिस्कशन थी वो किस हिसाब से थी? एक जो सबसे पहले अगर किसी ने खतरे का इजहार किया कि जी अक्टूबर के बाद ये कहते हुए नजर आते हैं PTI वाले, फिर आपने पार्लियामान में जब तकरीर की तो उस बात को आप और आगे ले गए 8 जजेस के बेंच के हवाले से भी, क्या इसी बात के पैराए में डिस्कशन हुई कि हुकूमत को खतरा कहाँ है कहाँ नहीं है? किस पैराए में डिस्कशन हुई? नहीं, इस किस्म की डिस्कशन नहीं हुई पर्टिकुलरली जो है, लेकिन मैं थोड़ा सा गुरेज करूंगा क्योंकि हमने अंदर जो डिस्कशन की है वो अंदर ओथ की है कि ये पब्लिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिन दो साहिबान को नहीं बनाया गया और जिनको बनाया गया है वो तीनों जो है काबिल एहतराम है जुडिशरी के, और हम चाहते हैं कि जुडिशरी में अगर कोई फिशर्स थे, कोई इख्तिलाफात थे, तो वो भी ख़त्म होने चाहिए। इसी में निजात है कौम की और हमारी सोसाइटी की कि जितने भी फिशर्स हैं, जितने भी फॉल्ट लाइन्स हैं वो ख़त्म की जाएँ, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, सुबाहियत के ऊपर बेस्ड हैं या किसी और सियासत पे बेस्ड हैं, वो सारे जो फॉल्ट लाइन्स जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको अंदर वाली डिस्कशन को बाहर दूँगा तो वो मकसद हल नहीं होगा। वैसे ज़ाहिर जो अंदर डिस्कशन हुई, वैसे तो ख्वाजा साहब ज़्यादा बेहतर ना होता कि अगर इतनी बड़ी तैनाती है, मुल्क के चीफ जस्टिस की तैनाती है, तो आवाम को पता चलना चाहिए मेरिट्स डीमेरिट्स पब्लिकली होता ही है कि आप लोगों ने क्या बहस की, किस जज के खिलाफ क्या बात है, किस जज के हक में क्या बात जाती है कि वो मुल्क के चीफ जस्टिस बने, क्योंकि ज़ाहिर एक बड़ा शानदार करियर है जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस याया आफरीदी का, दोनों का ही, तो पता चलता। देखें, तीनों साहिबान का जो प्रोफाइल था वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी एजुकेशन से लेके, उनकी जुडिशल कॉन्डक्ट से लेके हर चीज़ जो थी उसमें बहुत कम फ़र्क था। बड़ा फाइन मैं समझता हूँ कि फ़र्क था, लेकिन दोनों जज साहिबान जो जिनके नाम आए हुए थे जो नहीं हुए, वो भी इंशाल्लाह ताला मेरी दानिश के मुताबिक तो जुडिशरी में ही रहेंगे। तो मैं अगर कोई ऐसा कोई रिमार्क दूंगा तो मेरा ख्याल है ना मुझे ज़ेब देता है और ना ये वैसे भी जो हमारे मकासद हैं उनकी नफी करेगा। लेकिन मैं एक बात से आपके साथ इत्तफाक करता हूँ कि अमेरिका में जो है जब जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वहाँ का जो सेनेट है या जो वहाँ की जो आप कह सकते हैं कि हमारी असेंबली की जो वहाँ पे मुतबादिल वहाँ पे जो अदारा है, तो वो कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स जो है ना वो ओपन हो रही होती हैं, वो टेलीवाइज हो रही होती हैं, और उसमें जो लोग अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड हुए होते हैं या जिनका नाम प्रेसिडेंट ने भेजा होता है कंफर्मेशन के लिए, वो लोग जो हैं उनकी हर चीज़ जो है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी स्टूडेंट लाइफ, उनकी ख़ानदानी लाइफ, हर चीज़ डिस्कस हो रही होती है। अल्लाह करे हमारी सोसाइटी में भी इतनी टॉलरेंस आ जाए, इतनी फराखदिली आ जाए कि हम ये बातें ओपनली डिस्कस कर सकें और फेस कर सकें सिचुएशन को, क्योंकि फेस कर सकें। बिल्कुल, और आपने क्यों, मगर आपके टॉलरेंस तो आ जाए, आपके पास मौका था कल तरमीम ऐसी कर देते कि जी ये इजलास होगा और इजलास पब्लिकली टेलीकास्ट किया जाएगा और आवाम देखेगी कि हम 3 जजेस के नाम पर बहस कर रहे हैं, और इसमें इनटॉलरेंस का तो मसला नहीं था। आप लोग करना चाहते तो कर देते कल तरमीम। नहीं, मैं शायद अल्लाह हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला खैरियत रखे
आइंदा जो है वो किसी तरमीम के अंदर जो है वो ये ख्वाहिश जो है पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ख्वाजा साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर भी सैर हासिल बहस हुई है, उनका नाम भी कंसिडर हुआ और उसके बाद, या फिर सिर्फ दो के दरमियान ही बहस हुई, जो ट्रैक रिकॉर्ड या फिर आप लोगों का अपना रिकॉर्ड और माजी की जो तनकीद है और जो माजी के फैसले हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के, उसके बाद भी उनका नाम भी, मुनीब अख्तर साहब का भी नाम जो है ना वो भी कंसिडर हुआ, उन पे भी बहस हुई। और लेकिन एक जो है याया अफरीदी साहब के ऊपर ऑलमोस्ट 2/3 कहूँगा यूनानिमिटी थी कि उनको बनाया जाए। और जो एक मेंबर है, ज़ाहिर JUI का समझ आता है, उनका भी इख्तलाफ था इन पर, या वो ये चाह रहे थे कि जो सीनियर मोस्ट है उन्हें बना दिया जाए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को? नहीं, उनकी अपनी देखें, वो फिर मैं कार्रवाई जो है वो उसकी कर दूंगा। उनका बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें उन्होंने भी की, कंस्ट्रक्टिव बातें की उनकी तरफ से भी। मगर एक और मसला है, आपने तरमीम ज़ाहिर देखी होगी ख्वाजा साहब, कि अगर अब जस्टिस याया आफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं, 3 साल के लिए वो बनेंगे और 63 बरस की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे, बजाय इसके कि वो 65 साल पूरे करते, तो और अगर वो मना कर दें तो अब जो तरमीम है उसके तहत आप लोगों के पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो फिर आपको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर वो मना नहीं करते तो फिर आप चौथे पड़ जाएंगे। नहीं, मेरी हमारी उम्मीद है, जो हम लोग जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि चाहे वो 2 साल बाद बने या 3 साल बाद बने, जो है ये एक अपॉइंटमेंट है 3 साल के लिए, जो है ये अगर इमीडिएटली उनको ये एजाज हासिल हो रहा है तो मेरा अंदाजा है, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा कि वो जो है एक्सेप्ट करेंगे, ये मेरा अंदाजा है। मैं उनको ज़ाती तौर पे कतई तौर पे नहीं जानता, मैं इनमें से तीनों जजों में से किसी को भी ज़ाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह। वैसे अब एक उम्मीद थी जिसका तहरीक इंसाफ इज़हार कर रही थी, और वो था कि दिसंबर तक उन्हें इलेक्शन दिख रहे थे। ये असद कसर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, एक अंदेशा था जिसका आप इज़हार कर रहे थे, और आपको ये था कि इनकी ये उम्मीद है, जो कि आपका अंदेशा है कि हमारी हुकूमत जाएगी क्योंकि अदलिया में तब्दीली आएगी। अब वो अंदेशा नहीं है आपको? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि ये जो तरमीम, आप अगर इस तरमीम को देखें तो ये जुडिशरी के मुतल्लिका ही तरमीम हुई है 26 में, या सूद के मुतल्लिक दूसरी चीज़ें भी जो हुई हैं, लेकिन मेन फोकस इसका जुडिशरी पे हुआ था। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि वाई दिस वाज नेसेसरी, क्यों इसकी ज़रूरत समझी गई तरमीम की जुडिशरी की। आप देखें, पिछले 15-16 साल से 17 साल से जो है एक पॉलिटिकल रोल भी जो है ना वो जुडिशरी ने अज्यूम कर लिया हुआ था, और एक जो ब्लर हो गई हुई थी, जो लाइनें होती हैं जो तफरीक करती हैं मुख्तलिफ अदारों में, जुडिशरी में, पार्लियामेंट में, वो लाइनें जो है ना वो ब्लर हो गई हुई थी, वो उनमें क्लैरिटी नहीं गई हुई थी। तो उसकी वजह से ये 26वीं तरमीम करनी पड़ी है, और पार्लियामेंट ने अपने आप को असर्ट किया है। इसलिए असर्ट किया है कि हमारी जो डिफाइंड टेरिटरी थी, हमारी टेरिटरी के ऊपर जो है, इन माई हम्बल ओपिनियन, इन द ओपिनियन ऑफ द पार्लियामेंट, members of the parliament, this institution, our territory was encroached, and there was repeated trespassing on our territory. हम समझते हैं कि इस तरमीम से, मैं किसी शख्सियत की कतई तौर पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरमीम से ये डिफाइन जो हुई हैं, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि जो आइन जो है जुडिशरी का मतलब जो डिफाइन करता है चीज़ें, हम उसमें दखल अंदाजी करें। ना किसी और अदारे को हक पहुंचता है कि वो पार्लियामेंट की टेरिटरी के ऊपर जो है ट्रेसपास करे। तो ये मेन वजह यही बनी, और मैं समझता हूँ कि ये आज की जो ट्रांजैक्शन हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजैक्शन हुई है, चीफ जस्टिस साहब अपॉइंट हुए हैं, 3 जो है वो नाम आए, उनमें से एक नाम दिया। और शायद मैं यहाँ पे एक चीज असर्ट करना चाहूंगा, आप लाइन पे ही है ना? जी मैं सुन रहा हूँ जी, मैं असर्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे तारीखी तौर पे हमारी 75-76 साल तारीख में फौज का अदारा जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अदारा रहा है। वो पॉलिटिकली उसकी जिस तरह मर्जी आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एक हकीकत है
उस हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो अदारा जो है 5 सीनियर मोस्ट बंदों के नाम भेज सकता है और एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर उसमें से नाम पिक करके उसको चीफ ऑफ स्टाफ लगा सकता है, तो व्हाई कांट दिस बी डन फॉर एन इंस्टीट्यूशन जिसमें 18 या 19 या 20 या 21 बंदे। साहब, दो मसले इसमें, एक तो ये कि ज़ाहिर फौज जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, अदलिया जो है वो एक अलग सतून है, वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। अब एग्जीक्यूटिव की एक ऐसी कमेटी हो जिसमें एग्जीक्यूटिव डोमिनेट कर रही हो तो अदलिया एक मातहत इदारा बन जाएगा या आज़ाद सतून रहेगा। और दूसरा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होती है, पूरा मुल्क हिल जाता है, एक 3 साल बाद तैनाती के लिए और एक उसके 3 साल बाद एक्सटेंशन के लिए। तो फिर ये भी यहाँ भी यही हो रहा हो? नहीं, मैं आपकी बात से इस तरह इख्तिलाफ करूंगा कि ये एग्जीक्यूटिव का मातहत अदारा जो है ना, वो थ्योरेटिकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूँ ना, कि एक अदारा जो है जिसकी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो है साए जो हैं वो 30-35 साल साए डायरेक्ट पड़े, और उसके बाद जो है वैसे भी उनकी एक इम्पोर्टेंस है मुल्क की दिफा की हैसियत से, टेररिज्म के अगेंस्ट जो जंग लड़ी जा रही है उसकी हैसियत से वो हमारे रखवाले हैं, हमारे मुहाफिज हैं, उनकी कुर्बानियां हैं, खून के साथ कुर्बानियां आज भी दे रही हैं, तो कॉन्टिन्यूसली दे रहे हैं 75-76 साल से, वो एक उसका तकद्दुस है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वो अदारा जो है टोटली सबमिट करता है प्राइम मिनिस्टर की चॉइस के आगे जो है, तो ये अगर यहाँ पे हमने 3 नाम दे दिए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये भी पार्लियामेंट का जो फैसला है, जो रिकमेंड किया गया है, ये वो पार्लियामेंट का फैसला भी नहीं होता, वो एक वाइट चेक्स प्राइम मिनिस्टर का फैसला। साहब, एक तो चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात बहुत मुख्तसर हो गए, मगर दूसरा ये कि एक ऐसी ज़ाहिर कमेटी ऐसी है जिसमें डोमिनेट हुकूमत कर रही है। अभी भी देखें ना आप, 8-1 से जो फैसला आया है उसमें आप, MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर फैसला दे दिया, यानी आपके सारे के सारे इत्तेहादी हैं। तो आइंदा जो टॉप 3 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात बड़े कम रह गए हैं, वो हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे होंगे कि चीफ जस्टिस हुकूमत ने बनाना है, अपने फैसलों में वो आज़ादी का मुजाहरा करेंगे या एहतियात का मुजाहरा करेंगे कि हुकूमत अपसेट ना हो जाए? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो कानून और आइन के बारे में जो है उसकी वायलेशन या उसकी जो टेरिटोरियल डिफाइन हुई है टेरिटरी, उसको जो उसके वायलेशन जो हो रही थी उसके लिए मुताद जरूर हो जाएंगे। तो ये अदारा फॉर द फर्स्ट टाइम हमने असर्ट किया है अपने आप को। देखें, ये जो असर्शन है या जो असर्ट किया गया है, ये अभी इस तरमीम के जरिए वो भी जमहूरियत के हक में जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं आई कैन नॉट डाइवर्ज कि किस तरह डिस्कशन हुई है, लेकिन बड़ी जमहूरी अंदाज में ये डिस्कशन हुई है सारी की सारी, जो इस वक्त 3-3.5 घंटे की चल रही है। कल भी मीटिंग हुई है और फिर हम वफद भेजा है हमने उनके पास, PTI के पास, के आप आए और शिरकत करें आके मीटिंग इसके अंदर से। अच्छा, उनका गिला ये है कि एक रुकन उनका ज़्यादा होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, तो उनके एक रुकन ज़्यादा होता तो फिर आपके 8 ना होते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रिजर्व सीट्स का फैसला उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरा उनका यह कि तरमीम जो की गई है वो धौंस के ज़रिए की गई है, ज़बरदस्ती की गई है, किडनैपिंग्स के ज़रिए की गई है, प्रेशर डाल के की गई। मैं कह देंगे किडनैपिंग किसकी की गई? 4 हमें वोट मिले हैं आज़ाद जो है, वो चारों के चारे आज़ाद लोग थे। और एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसको उस बंदे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे वो उन्होंने इनकारी हो गए हैं, वो जो है मेंगल साहब के पार्टी के। बाकी जो 4 बंदे जिन्होंने जो PTI क्लेम करती है वो हमारे, वो आज़ाद लोग हैं। एक तो PTI को मुबारक ज़ेब तो डिफीट करके इलेक्ट हुआ है। तो ये तो सारी कहानियां हैं। PTI कहानियां बनाने में माहिर है, वो झूठ को सच बना और सच को झूठ बनाने में जो है उनका जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो एक्सपर्ट है। ऐसी कोई बात नहीं, एक बंदा बता दें जो उनकी पार्टी का टूट के हमारी तरफ आया और हमने वोट उसका डलवाया। और आप कह रहे हैं कि जमहूरियत के लिए आने वाले सालों में अच्छा होगा। ख्वाजा साहब, एक अपराइट जज जिनका बड़ा फ्लॉलेस करियर है, जिन्होंने एक ज़माने में वो फैसले दिए कि तहरीक इंसाफ उन पर तनकीद करती थी, वो आपके हक़ में फ़ैसले थे, चंद फैसले तहरीक इंसाफ के हक़ में आए, आपको थोड़ा कंसर्न पैदा हुआ तो आपने तनकीद की, तहरीक इंसाफ उनकी हामी नज़र आई। मगर एक ऐसे अपराइट जज इसलिए चीफ जस्टिस ना बने क्योंकि ताकतवर हल्के
उनसे नाराज़ हो गए हैं या उनके हवाले से उन्हें खदशात पैदा हो गए हैं, तो इससे मुल्क की जमहूरियत, मुल्क का अदालती निज़ाम मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है आज जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ना बनने से? मेरा ख्याल है कि ये हमने तो कोई किसी शख्सियत की तो जो है वो नाम कोई असूल की या किसी रूगर्दानी नहीं की या किसी आइन और कानून के किसी शेख की ये तरमीम ने ये हक दिया है और ये हक जो है जमहूरी मुल्कों में जो है, you know, and there are countries in the world who can call judges to the bar of the house. जो पार्लियामेंट की मैं हाउस की बात कर रहा हूँ। और बड़ी ट्रांसपेरेंसी से होता है ना, उसमें डिबेट होती है, उसमें मेरिट्स डिमेरिट्स पर बात होती है। मगर साहब एक और उसमें मसला है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब, जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, उनका एक पूरा प्लान था 2026 तक रूल करने का। उसमें उन्हें लगा कि जस्टिस काजी फायजी साहब मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बन गए, मसला हो जाएगा। रेफरेंस लाए, फिर उस रेफरेंस के आगे बढ़े, पूरी की पूरी साजिश उनकी घड़ी गई, उन्होंने सर्वाइव किया, बड़ी बहादुरी से अपना केस लड़ा। अगर ये तरमीम होती, इमरान खान को ज़रूरत क्या थी ये सारा का सारा काम करने की? उन्हें पता था कि चीफ जस्टिस बनेगा ही नहीं, आगे जाके 3 में से मैंने एक सिलेक्ट करना है, तो क्या होता? तो ये आप देख रहे हैं कि आज तो आप हुकूमत में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आइंदा जो भी हुकूमत होगी उसी के फ़ायदे के लिए हो रहा है, ये सिस्टम के फ़ायदे के लिए नहीं हो रहा है। और अगर हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर चलेगी तो अदलिया उस हिसाब से चलेगी, जज सर झुका के चलेगा। देखें, पॉलिटिकल ये इसमें कोई जो है कोई परमानेंस तो नहीं है ना हमारी हुकूमत की। हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, और ये जो तरमीम जो है जो हमने की है, इसमें जो भी आप फवायद गिना रहे हैं या आप कह रहे हैं कि ये द डाइस इज लोडेड, तो ये जो है जो आने वाली हुकूमत होगी वो भी इससे फायदा उठा सकती है ना, वो भी इससे जो है वो जो आप जो फवायद गिनवा रहे हैं मतलब एग्जैक्टली उस वक्त आपको ये फायदे बहुत नुकसानदेह लग रहे होंगे। ये तरमीम उस जिस तरह 19वीं तरमीम की और अब रिवर्स करनी पड़ी और बाद में बुरी लगी, ये तरमीम भी रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी जब आप, क्योंकि जाहिर है ख्वाजा साहब आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई जब आप लोग अपोजिशन में थे, मगर कहीं ना कहीं देर से सही अदालतों से आज़ाद जजेस ऐसे मौजूद थे जिन्होंने रिलीफ दिया, प्रेशर बर्दाश्त किया। मगर आइंदा के लिए तो एक ऐसा निज़ाम होगा जिसमें जो सर झुका के चलेगा वही अदालत में तरक्की करेगा, और हुकूमतें अगर एक पेज पर होंगी इदारों के साथ तो जजेस को भी रहना पड़ेगा एक पेज पर। तो अब इस तरीके से ही बात आगे बढ़ पाएगी। मेरी बात सुने, मुझे सिर्फ को एक मिनट सिर्फ दे। आप मुझे बताएं कि इस वक्त अदलिया आज़ाद है, ये जस्टिस मुनीर के वक्त आज़ाद थी। इस वक्त अदलिया आज़ाद है या जिस वक्त अरशाद खान के वक्त आज़ाद थी। इस वक्त अदलिया आज़ाद है या जस्टिस नसीम हसन शाह के वक्त आज़ाद थी। इस वक्त अदलिया आज़ाद है या जस्टिस गुलजार के वक्त या साक़ नसार के वक्त या बंदयाल के वक्त जो है उस वक्त आज़ाद थी। मैं समझता हूँ कि अदलिया जो है ये मैंने आपने मुझसे सवाल किया था, सवाल का जवाब यह है कि इस वक्त अदलिया उन तमाम अदवार से ज़्यादा आज़ाद है, मगर मेरा सवाल यह है कि इस वक्त अदलिया आज़ाद है या 26वीं तरमीम के बाद ज़्यादा आज़ाद रहेगी? मैं आपके सवाल का कैटेगोरिकली बगैर किसी बहाम के जो है मैं जवाब दूंगा कि अदलिया इस वक्त आज़ाद रही। हमारे कॉन्डक्ट के जो है ये आपको गवाही देगा आने वाले दिनों में कि हम बिल्कुल मजल नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल आपको मैं कोई इसमें सियासी या कोई और को मसलत के तहत जवाब नहीं दे रहा आपको कि मैं अदलिया की जो सुप्रीमेसी है उसमें बिल्कुल बिलीव करता हूँ, लेकिन इंसाफ के हवाले से सुप्रीमेसी जो है अब आइन और कानून के हवाले से सुप्रीमेसी जो है जो उसको डिफाइन करती है, मैं बिल्कुल आई विल बी द फर्स्ट मैन टू डिफेंड दैट, यू नो, कि उनकी टेरिटरी पे कोई ट्रेस पासिंग ना हो। अगर आज या अफरीदी साहब बने हैं तो मैं बिल्कुल उनकी इंडिपेंडेंस को या उनकी जो पोजीशन है या उनका जो रुतबा है उसको ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली जो है पार्लियामेंट जो है मैं उसको डिफेंड करूंगा। देखें देखिए जस्टिस याया अफरीदी का अपना बहुत ज़बरदस्त और शानदार करियर है, उन्होंने हमेशा अदलिया को बाउंड्रीज़ में रखने की बात की है, मगर जैसे मंसूर अली शाह ने भी की है। उन्होंने जब उमर अता बंदियाल ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे अपने इख्तियारात और मास्टर ऑफ द रोस्टर करार दे दिया था जिस मुनीब अख्तर ने, उन्होंने उस वक्त कहा कि रेगुलेट करने की ज़रूरत है। दोनों जजेस का शानदार करियर है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी का जो इंतखाब हुआ वो इसलिए हुआ कि आप उनके ज़्यादा मोतरफ़ हैं या इसलिए हुआ कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह के मोतरज़ हैं? नहीं,
देखिए, मैं इनमें से किसी शख्स को या किसी ऑनरेबल जज को, हुकूमत, आपसे मुराद मेरी हुकूमत की है, ऑफ कोर्स आपसे मुराद मेरी हुकूमत की है। मैं जो है शहबाज शरीफ भी नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। अगर किसी के साथ कोई किसी के साथ सलाम दुआ जो है हमारी पार्टी में किसी के साथ है या होगी, माजी में रही होगी, तो मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने सर्व किया हुआ है। बाकी अफरीदी साहब जो है वो केपी से आए हुए हैं। मुनीब साहब का मुझे नहीं पता कि किस हाई कोर्ट में उन्होंने सर्व किया, मैंने कराची में सर्व किया हुआ है। जी कराची में सर्व किया हुआ है। तो इसलिए इनमें तीनों बंदों को कोई जाती तौर पे, और सबसे कम जो है ना जाती तौर पे वो अफरीदी साहब को लोग जानते थे। ये सारे जो 8-9-10 बंदे हम इकट्ठे हुए थे, तो ये बड़ी शेर हासिल बहस हुई है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन जो है जुडिशरी की जरूरत थी, यानी कि उनके जो पॉलिटिकल रोल जो है वो ये 26वीं तरमीम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आज की अपॉइंटमेंट के हवाले से बात कर रहा कि उन्होंने जो पॉलिटिकल रोल जो है, पॉलिटिकल प्रोनाउंसमेंट्स जो है जो चेयर की तरफ से या बेंच की तरफ से जो आती थी, वो हर्ट कर रही थी हमारी डेमोक्रेसी, जो ऑलरेडी बड़ी फ्रेल है। हमारी को डेमोक्रेसी जो है कोई इतनी मजबूत नहीं है, उसको बार बार धचके लगते हैं, फालिज ज़्यादा हो जाती है, फिर धचके लगते हैं, फिर पाँव पे खड़ी होती है। ये रेजिलियंस है हमारे वतन की रेजिलियंस है, हमारे मुल्क की रेजिलियंस है, जिसकी वजह से बावजूद इतने धचकों के जो है हमारी डेमोक्रेसी जो है किसी न किसी हालत में, अच्छी बुरी हालत में जो है जिंदा जरूर है। और ये कल हमने जो परसों की है, और हम आइंदा भी वेरी सून हम बिगर पैकेज जुडिशरी के अलावा बाकी भी रिफॉर्म्स करेंगे, और ये इंशाल्लाह ताला दैट विल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। आप लोग जब तक प्रेस आज़ाद है, और मेरा ख्याल है कि कोई भी हुकूमत जो है उसको लगाम डाली जा सकती है प्रेस के जरिए, मीडिया के जरिए। एक ऑनेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, एक आज़ाद और बाज़मीर जो है प्रेस जो है, जिसका ज़मीर जाग रहा हो, उस मुल्क में कोई भी बात गलत नहीं हो सकती। और साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर हुकूमत के जब नून लीग आप अपोजिशन में भी थे, आपका एतराज़ था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पर, क्योंकि वो हम ख्याल बेंचेस बनते थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर मिलकर फैसले देते थे, और बहुत ही मुतनाज़ फैसले भी दिए गए। ज़ाहिर 63A का फैसला हो, मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला फैसला हो, वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के भी खिलाफ थे, खुद चीफ जस्टिस बनना था, फिर ऑडियो लीक्स का मामला, उनका ये सारी बातें हुई। मगर आप जस्टिस याया अफरीदी साहब को जब चीफ जस्टिस बनाते हैं तो एक तो उनके करियर के 2 साल कम हो जाते हैं, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब 3 साल पूरे होंगे जस्टिस याया अफरीदी साहब के, तो उस वक्त भी जो टॉप 3 लोग मौजूद होंगे उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, और अगर आपकी हुकूमत ना हुई तो अब तो शायद 1 साल के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनते, जस्टिस मंसूर अली शाह की रिटायरमेंट के बाद उनका चांस होगा 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनने का। देखिए, ये तो मुझे इतना साफ किताब नाम मेरा कोई मेरी कोई ये नहीं जो है वो एबिलिटीज इतनी नहीं है जो हिसाब किताब मैं कर सकूं कि 3 साल के बाद क्या होगा। लेकिन अगर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो पहले 3 जजेस में उनका नाम आता होगा उस वक्त जो है, तो डेफिनेटली कंसिडर होंगे। क्यों नहीं कंसिडर होंगे? तो कौन उन पे कदम लगाएगा? कोई भी ना। मुझे नहीं पता कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कितनी सर्विस चार्ज हुई है और कब रिटायर हो रहे हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज। मैं जुडिशरी में कोई बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस वगैरह या उसमें बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं जज साहिबान को जानते ही नहीं हो जाता। जिनको जानता था माजी में जो मेरे हम उम्र थे या अब ये वैसे भी मुझसे कुछ जो है उम्र में भी कम है, तो ये मैं समझता हूँ कि जिस किसी को कदगन नहीं लगाई जाएगी, कंसिडर जरूर किया जाएगा। अब मैं फिर फौज की जो है दूंगा एग्जांपल जो है कि वो 5 नाम, और ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला 47 से चल रहा है, अनइंटरप्टेड चल रहा है। द मोस्ट पावरफुल जिन्होंने 35, 36, 37, 38 साल डायरेक्टली रूल किया है जिस इंस्टीट्यूशन में, वो आज भी डिपेंडेंट अपॉन अ सिविलियन गवर्नमेंट के उनका वो चीफ जो है वो अपॉइंट करें। बस अपॉइंटमेंट के लिए डिपेंडेंट है, उसके बाद तो हुकूमत उन पर डिपेंडेंट होती है। आपकी हुकूमत कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है? इमरान खान की हुकूमत तो ज़ाहिर है वो मिल बैठ के चल रहा था सारा, उस अपॉइंटमेंट के लिए बार बार मिसालें दिए जा रहे हैं हर चीज़ में। मैं बिल्कुल आपसे वो एक अलग बात है, लेकिन देखें ना अपॉइंटमेंट, आप देखें अयूब खान जो है उनकी एक्सटेंशन जो है वो जो है एक 3rd कंट्री ने रिकमेंड की, सुलेमान डेमिरल ने, टर्की के प्राइम मिनिस्टर होते उन्होंने रिकमेंड की कि इसको एक्सटेंशन दे।
और उन्होंने मुल्क तख्ता तोड़ दिया। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट जो है जनरल ज़िया साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो उस वक्त जॉर्डन के किंग ने रिकमेंड की थी कि ये बड़े आपके कॉन्फिडेंस के शख्स रहेंगे और बड़ा एतबार आप कर सकें। फोटो सामने उनको बता दूं कि 7वें के 6वें या 8वें नंबर पे थे वो तो ये मैं आपको ये मैं एक आखिरी सवाल, उसके बाद ज़रा मैं कोशिश करूंगा पीटीआई का भी मौक़िफ़ हो। एक बात, क्योंकि आप लोगों का कंसेंसस हुआ, ये सवाल मौलाना की पार्टी से बनता है, मगर क्योंकि इल्ज़ाम ओवरऑल आप लोगों पर लग रहा है, तो कल सलमान क़वायद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि मौलाना के साथ हमने इस बात पर कंसेंसस नहीं किया था, बल्कि मौलाना ने आखिर में हमें कहा कि अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, अपनी मर्जी, वरना वो अपनी मर्जी करेंगे। उन्होंने अगवा कर रहे हैं, वो अगवा करेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कहा कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, आपके भी लोग किडनैप होंगे, हमारे भी लोग किडनैप होंगे, अगवा हो जाएंगे और उसके बाद ये सारा का सारा मामला हो जाएगा। तो मौलाना भी मजबूर ही थे आखिर में? नहीं, मेरा ख्याल है मौलाना की कच्ची तौर पे मजबूरी नहीं थी। मैं सलमान राजा साहब का ज़ाती तौर पे मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है, मेरे वकील रहे हुए हैं। उनके वालिद मोहतरम जो है, मरहूम जो हैं, मेरे वालिद के भी दोस्त थे, वो भी मेरे वकील रहे हुए हैं। मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक़ है। मैं कमेंट से गुरेज करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये कमेंट जो है ना, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। मौलाना ने किसी स्टेज पे कोई उनका बंदा जो है कोई अगवा नहीं हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो मौलाना जो है ज़रूर अपनी किसी न किसी गुफ्तगू में मेंशन करते। उन्होंने बीच में क्रिटिसिज्म भी किया है गवर्नमेंट के ऊपर, बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म भी किया है। वो ये भी बता देते कि मेरे को बंदा अगवा हुआ है, और किसी का कोई बंदा अगवा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल, मुझे कोई बता तो दे, कोई नाम पीटीआई बता देंगे कि हमारा फलाना बंदा अगवा हुआ।